आप सभी को नमस्कार। मैं मिथिलेश साहू एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज हाइपोथेसिस परिकल्पना की के सिद्धांत का डिस्कशन करेंगे। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा अंतराल हो गया मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आज का वीडियो जो है वो परिकल्पना हाइपोथेसिस से है। इसमें इसका परिचय देखेंगे। ठीक है। परिचय। शोध की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको हम परिकल्पना कह सकते हैं, क्योंकि परिकल्पना के बिना शोध अधूरा सा मालूम पड़ता है। शोध की प्रक्रिया में परिकल्पना एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोई घटना या संबंध परिणाम के बारे में कोई स्थायी या अस्थायी कथन होता है जिसे परीक्षण या विश्लेषण के माध्यम से प्रमाणित या खंडित किया जा सकता है। परिकल्पना शोध का प्रारंभिक बिंदु होता है, जो शोध को एक दिशा देता है, शोध को एक लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है। सरल भाषा में अगर कहें तो शोध एक संभावित उत्तर है जो शोधकर्ता को अपने प्रश्न के समाधान हेतु प्रस्तावित करता है। ठीक है। यह ना तो पूर्णतः सत्य होता है और ना ही पूर्णतः झूठ होता है, बल्कि इसे आंकड़ों द्वारा सत्यापित या अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है। तो हम लोग परिकल्पना को एकदम ट्रू भी नहीं बोल सकते, एकदम फॉल्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आंकड़ों द्वारा सत्यापित होता है ना। उसके माध्यम से ही हम हमारा जो हाइपोथेसिस बना होता है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना की परिभाषा देख लेते हैं। एक परिभाषा कैरल यंग महोदय कहती है कि परिकल्पना सॉरी कैरल यंग महोदय के अनुसार परिकल्पना एक संभावित स्पष्टीकरण है जो किसी घटना के कारण को स्पष्ट करती है। ठीक है। तो परिकल्पना क्या है? एक संभावित स्पष्टीकरण है जो किसी घटना के कारण को स्पष्ट करती है, उसे हम परिकल्पना कहते हैं। ठीक है। अर्थात घटना के कारण को स्पष्ट करना करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? परिकल्पना कहेंगे। गुड एवं हैटल महोदय कहते हैं कि परिकल्पना वह पूर्ण कथन है जो सत्यापित करने के लिए शोध किया जाता है। ठीक है। मतलब परिकल्पना वह पूर्व कथन है जिसे हम क्या करते हैं? सत्यापित करने के लिए शोध कार्य करते हैं। ठीक है। परिकल्पना के गुण, चूंकि मैं ये परिकल्पना वाला वीडियो और बना चुका हूँ तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है। अ, परिकल्पना के जो गुण है उसमें आ जाएगा आपका परिकल्पना के गुण के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वो है परीक्षण योग्य होना चाहिए। परिकल्पना कैसी होनी चाहिए? परीक्षण योग्य होनी चाहिए। दूसरा, स्पष्ट व संक्षिप्त होना चाहिए। तीसरा, उद्देश्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। चौथा, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। और पांचवा है नवीनता के लिए हो, है ना। उसमें नवीन दिशा या दृष्टिकोण भी हमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है। तो परिकल्पना के गुण के बाद हम उसके प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना के प्रकार में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। मेजर दो तो है ही, नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके अलावा भी कुछ हाइपोथेसिस हमने देखे हैं, है ना। तो पहला है शून्य परिकल्पना। ये आता है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस क्या होता है? इसे जीरो H0 से दर्शाते हैं। यह हाइपोथेसिस कहती है या कहता है कि कोई संबंध या प्रभाव शोध कार्य में है। ठीक है। मतलब किसी शोध को आप कर रहे हैं, उसमें क्या संबंध है और क्या प्रभाव है या नहीं है। ठीक है। इसके डिस्कशन के लास्ट में हम देख पाते हैं कि शून्य परिकल्पना यह बताता है कि कोई संबंध या प्रभाव उस शोध में आपको नहीं दिखाई देगा। यह संबंध नहीं है तो उसको शोध परिकल्पना कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए शिक्षा का सफलता पर कोई प्रभाव नहीं है, ये क्या है? शून्य परिकल्पना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वैकल्पिक परिकल्पना। यह परिकल्पना मानता है कि कोई संबंध या प्रभाव उस शोध में हमें मौजूद है, हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिकल्पना को हम क्या कहेंगे? वैकल्पिक परिकल्पना कहेंगे। जहाँ पर संबंध और प्रभाव दिखाई देगा उसे हम कहेंगे वैकल्पिक परिकल्पना, और जहाँ पर संबंध नहीं दिखाई देगा या उसका प्रभाव मौजूद नहीं होगा उसे हम शून्य परिकल्पना कहेंगे। उदाहरण के लिए अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखें जिसे H1 से दर्शाते हैं, इसमें कोई संबंध और प्रभाव मौजूद होता है। उदाहरण के लिए हम देख पाते हैं कि शिक्षा का जो सफलता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये क्या है? वैकल्पिक परिकल्पना। इसके अलावा कुछ मेजर और परिकल्पनाएं हैं, जैसे दिशात्मक परिकल्पना। यह शोध परिकल्पना क्या करता है? संबंध की दिशा को बताता है, जैसे सकारात्मक है या नकारात्मक। ठीक है। उसी प्रकार अगर दिशात्मक अगर उसी प्रकार अगर देखें अदिशात्मक परिकल्पना में क्या होगा? यह परिकल्पना केवल संबंध की उपस्थिति बताती है, दिशा की नहीं। ठीक है, तो दिशा यह नहीं बताएगा, ये इसमें क्या संबंध है उसी को बताएगा। ठीक है। पांचवा जो है वो परिकल्पना कौन सा है? सांख्यिकी परिकल्पना। इसमें क्या होता है? यह संख्यात्मक जो आंकड़े होते हैं उसके आधार पर संबंध है या नहीं इसे बताता है। ठीक है। संख्यात्मक आंकड़ों के आधार को स्थापित करता है और परीक्षण योग्य बना देता है। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हमने हाइपोथेसिस के प्रकार देखे, लेकिन जो ऊपर मैंने बताया शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना वो इम्पोर्टेंट है, आपको उसको याद रखना है। ठीक है। कुछ परिकल्पना निर्माण के पॉइंट्स हैं या उसके निर्माण उसे कैसे किया जाता है ना, उसके चरण है उसको देख लेते हैं। जैसे परिकल्पना निर्माण में सबसे प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना। हम सबसे पहले क्या करते हैं? समस्या की पहचान करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो आपका पॉइंट है वो क्या है? दूसरा चरण है साहित्य की समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद प्रश्न को तैयार करते हैं और फिर चौथा है सैद्धांतिक ज्ञान या अनुभव के आधार पर संभावित उत्तर परिकल्पना बनाया जाता है और फिर उस परिकल्पना को परीक्षण योग्य या रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करें, साहित्यिक उसके बाद फिर साहित्य की समीक्षा करें, प्रश्न तैयार करें और सैद्धांतिक ज्ञान अनुभव के आधार पर संभावित उत्तर परिकल्पना बनाएं और उसके बाद लास्ट में फिर उस परिकल्पना को परीक्षण योग्य या रूप में रूपांतरित करें। ठीक है, परीक्षण उस पर करें। ठीक है, तो ये इसके चरण हो सकते हैं। परिकल्पना के महत्व क्या क्या है? यह शोध को एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, यह आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाता है, यह सिद्धांतों के विकास में सहायता प्रदान करता है, यह शोधकर्ता को निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करता है, यह परीक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। ठीक है। निष्कर्ष में हम देख सकते हैं या देख लेते हैं कि परिकल्पना अनुसंधान का मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। यह एक बौद्धिक प्रयास है जो शोध प्रक्रिया को क्रमबद्ध, वैज्ञानिक और तार्किक बनाता है, एक दिशा प्रदान करता है जिसे शोध एक की जो परिकल्पना है वो सुनिश्चित हो सके। ठीक है, एक अच्छी परिकल्पना से अच्छे शोध की नींव बन जाती है, जिससे वैज्ञानिक सोच और तर्क और पूर्ण तर्क और पूर्ण जानकारी के आधार पर बनाया जाना चाहिए। ठीक है, परिकल्पना को इनके आधार पर बनाना चाहिए, ऐसा कह रहा है। उसका परीक्षण करके ही विश्वसनीय निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। बिना परिकल्पना के आप विश्वसनीय निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। तो आपको याद रखना है कि हमारे शोध कार्य में परिकल्पना का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के जो परीक्षण के उपयोग या उपकरण है उसे देख लेते हैं, क्योंकि ये आ सकता है ना। आपको याद रखना कि कौन कौन से जो सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग नल और अल्टरनेटिव में
किया जाता है। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना को परखने के लिए शोधकर्ता निम्नलिखित सांख्यिकी परीक्षणों का उपयोग करता है। जैसे पहला है टी परीक्षण या टी टेस्ट, जिसमें क्या होता है, दो समूहों के औसत की तुलना की जाती है। ठीक है, टी टेस्ट में क्या होगा, दो समूह के औसतों की तुलना की जाएगी। जेड परीक्षण या जेड टेस्ट में क्या होगा, बड़े नमूने के लिए औसत की तुलना की जाएगी। एक्स स्क्वायर परीक्षण में क्या होगा, इसमें श्रेणीबद्ध आंकड़ों के बीच संबंध को जांचते हैं। श्रेणीबद्ध कोई आंकड़ा है, उसके संबंध को जांचने के लिए एक्स स्क्वायर जो परीक्षण है या ची स्क्वायर परीक्षण लिखा है इसमें, है ना, उसको हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध जो आंकड़े होते हैं या श्रेणीबद्ध जो आंकड़े होते हैं उनके बीच में जो संबंध है उसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चौथा है एनोवा, आप सभी को पता होगा। इसमें क्या करते हैं, तीन या तीन से अधिक समूहों के बीच की औसत तुलना, तीन समूह हैं या तीन से अधिक जो समूह हैं उनके बीच में औसत तुलना के लिए इस एनोवा का प्रयोग किया जाता है। ऐप परीक्षण, इसमें क्या होता है, दो विभिन्न जो वेरिएंट्स हैं उनकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि नल हाइपोथेसिस में ये परीक्षण है, आपको भी देख लेना है, ऑब्जेक्टिव में या जोड़ी बनाओ करके भी आ सकता है। तो टी परीक्षण है, जेड है, एक्स स्क्वायर है, एनोवा है और एफ परीक्षण है। ये सब क्या है, सांख्यिकी परीक्षण हैं जो शून्य परिकल्पना में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वैकल्पिक परिकल्पना का भी हम देख लेते हैं, कौन कौन से सांख्यिकी परीक्षण है जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो टी टेस्ट है, ये दो समूह के औसत में अंतर को जांचने के लिए किया जाता है। जेड परीक्षण है, बड़े नमूनों के बीच अंतर की पुष्टि करने के लिए। एक्स स्क्वायर है, या दो दो से अधिक जो श्रेणी है उनके बीच में संबंध को जांचने के लिए। एनोवा है, तीन से अधिक समूह के बीच अंतर को जांचने के लिए। और ऐप परीक्षण है, या अधिक समूह के विचरण वेरिएबल्स या वेरिएंस की तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। लगभग दोनों सेम ही है। ठीक है, उसमें एनोवा सभी दोनों में एनोवा है, तो आपको उसको याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना में मुख्य अंतर देख लेते हैं। अगर पहला पॉइंट देखें तो इसमें स्वरूप के आधार पर अंतर है। शून्य परिकल्पना मानती है कि कोई अंतर या प्रभाव नहीं है, जबकि वैकल्पिक परिकल्पना मानता है कि अंतर या प्रभाव मौजूद है। तो सबसे पहला स्वरूप में अंतर में इसको आपको देखना है। उसके बाद उद्देश्य में अंतर देखें तो इसमें कहा गया है कि शून्य परिकल्पना को खंडित करने के लिए परीक्षण किया जाता है ना, जबकि वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर प्रतीकात्मक रूप अगर देखें इसमें अंतर, तो शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना को अलग अलग जो प्रतीक है उनसे दर्शाते हैं। जैसे शून्य परिकल्पना को हम लोग H0 से, ठीक है, जबकि H1 से वैकल्पिक परिकल्पना को दर्शाता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है, ये एक अंतर हो गया, है ना। उसके बाद और जो इसमें अंतर है उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। दो समूहों की औसत में कोई अंतर नहीं है, उदाहरण अगर देखें तो, और शून्य परिकल्पना के आधार पर। और वैकल्पिक परिकल्पना के आधार पर देखें तो दो समूह के बीच औसत अंतर है। ठीक है, पांचवा अंतर देख लेते हैं, निष्कर्ष या प्रभाव। यदि शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है तो वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा, जिससे निष्कर्ष निकलता है
उसे अध्ययन में वास्तविक अंतर या प्रभाव मान लिया जाएगा। ठीक है ना? शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, जबकि वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। ये निष्कर्ष या प्रभाव है, जिसमें क्या होगा, जिससे निष्कर्ष निकाला जाएगा उसे शून्य परिकल्पना के आधार पर अध्ययन की वास्तविकता में अंतर दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शून्य परिकल्पना यह बताता है कि कोई अंतर या प्रभाव नहीं है, और वैकल्पिक परिकल्पना यह बताता है कि अंतर और प्रभाव मौजूद है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि हाइपोथेसिस वाला ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, और ये छोटा सा प्रयास है मेरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है आपको तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।